स्टूडेंट्स, हम लोग अपने हिंदी के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग ने एक पोएम कंप्लीट किए थे। तो गिरिधर नागर जो पोएम हम लोग ने कंप्लीट किए थे, तो आज मैं उसके आगे जो गज़ल जो पोएम है वो कंप्लीट फ़िलहाल आज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कल भी पोएम हुई थी तो आज भी पोएम नहीं करा रहा हूँ। तो आज हम लोग, जैसा कि आपके स्क्रीन पे जो 9th जो चैप्टर है कि रीढ़ की हड्डी, ये वाला चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। माई सेल्फ मुजफ्फर सर, आई होप यू ऑल आर सेफ इन दिस लॉकडाउन। और पोर्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 9 रीढ़ की हड्डी एक ड्रामा बेस्ड चैप्टर है, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स है। जगदीश चंद्र माथुर इसके राइटर है। तो पहले हम लोग इसका जो गद्य संबंधी इसमें एक्चुअली क्या है वो पहले देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में इस स्टोरी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। उन्होंने चैप्टर के अंदर स्त्री शिक्षा के महत्व को, यानी वुमेंस एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंस है, ओके, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए, समाज के दकियानुसी विचार मतलब जो समाज की जो छोटी सोच है, जो पुरानी सोच है, उन विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। उन्होंने, राइटर ने, नारी सम्मान मतलब रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, इस बात के ऊपर इम्पोर्टेंस दिखाई है, यानी इस बात को इम्पोर्टेंस दी है। तो बेस चैप्टर का क्या है? वुमेन एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट। ओके, देखो पहले इसके पात्र दिखे हुए। पात्र मतलब इसमें क्या कैरेक्टर्स है। पहला उमा, एक उमा जो कैरेक्टर एक सुशिक्षित युवती है, मतलब एक पढ़ी लिखी लड़की है। रामस्वरूप उमा के पिता, उमा के फादर। प्रेमा उमा की माँ। शंकर एक युवक है, एक नौजवान लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, और गोपाल प्रसाद जो है वो शंकर के फादर है। तो उसमें कैरेक्टर देख रहे हैं हम लोग कैसा। और एक रतन, एक और कैरेक्टर है रतन, जो राम स्वरूप का नौकर है। उमा, राम स्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद और रतन। ओके, इतने कैरेक्टर ही चैप्टर में। ईजी है स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि कुछ हार्ड वर्ड्स हो गए, उस पर ध्यान देना। देखो, रतन राम स्वरूप का जो नौकर है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। एक पहले ब्रैकेट देखते कि एक पहले सीनरी देखते कि हम लोग क्या स्टेज के ऊपर बनाया गया। कि एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं, यानी एक मिडल एज के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो एक तख्त को पकड़ के वो आ रहे हैं, उनके हाथ में एक तख्त है और दूसरा तख्त एक नौकर ने पकड़ा हुआ है, और दोनों उस तख्त को पकड़ के कमरे में आ रहे हैं। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। मतलब राम स्वरूप रतन के साथ है, जो नौकर है उनका। अब वो कह रहे कि धीरे धीरे चल, तख्त को मोड़ दे। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब, क्या भी सरक दे। राम स्वरूप तेज़ आवाज़ से कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या। बिछा दूँ साहब, और ये पसीना किस लिए बहा है। मतलब अब राम स्वरूप छिड़ कर कह रहा है कि बिछाना ही होगा ना, इसको रखना ही होगा। अक्ल बट रही थी तो तू कहाँ था। और वो कह रहे कि पसीना किस लिए बहा है। पसीना बहाना मतलब बहुत मेहनत करना। रतन तक बिछाता है, ही मतलब हंसने लगता है। दरी उठाते हुए रामस्वरूप कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी। हारमोनियम सितार दोनों एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जल्दी जा। अब रतन चला जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते। दरी मतलब जो चद्दर होती है, कारपेट जैसे दरी, चद्दर बिछाते।
प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाई पड़ी है। क्या हुआ? तुम्ही तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप कहते, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। वह चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। मतलब रामस्वरूप जो है वो अपने बेटी प्रेमा को कह रहे हैं कि जब रूपा को लाओ तो उसको कहना कि वो जब आए इधर, मतलब क्योंकि ये जो लोग आए हैं खुद तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वकील भी है और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको जो बेटी जो मिले ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, यानी बहू जो मिले। प्रेमा पूछती है, और लड़का? रामस्वरूप कहता है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। मतलब रामस्वरूप कहते हैं कि बाप से बढ़कर बेटा है, बीएससी किया उसने, अब लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब करना पड़ रहा है। रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे से झाँक कर, अरे प्रेमा, वे आ गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मतलब देखो, अभी यहाँ पे हमने पढ़े थे ना, गोपाल प्रसाद, फिर शंकर उनका बेटा था, तो लोग आए हैं ओके लड़की को देखने। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकाक कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर मतलब लड़के की तरफ देखकर। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, एक सिंपल कॉन्वर्जेशन है स्टूडेंट्स, है ना, ड्रामा टाइप है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा चैप्टर ख़त्म होने, क्योंकि क्या होता है कि पोएम में, गज़ल में वक्त लगता है। क्योंकि कल हमने देखे कि वो गिरिधर नागर बहुत डिटेल में हमने पढ़ी, मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको एक बहुत इजीली समझे, है ना। तो ये चैप्टर नॉर्मली हिंदी के इजी होते हैं, बट कुछ कुछ जगह पर मीनिंग लिखने, बट कंसंट्रेट करो आप बराबर से। लड़के की तरफ मुखातिब होकर मतलब देखकर। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब जैसा कि सैटरडे संडे जो ऑफ होता है। रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? जी यही कोई साल दो साल। हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब एक आध साल तो समझे है ही। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, मतलब थोड़ा कहने का स्टाइल वो चेंज करते हैं। अच्छा तो साहब, फिर बिज़नेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिज़नेस? मतलब वो थोड़ा सा परेशान हो जाते, बोलते कि ये कैसा वर्ड यूज़ किया इन्होंने, बिज़नेस। समझ करो, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, मतलब शादी की बात करने आओ, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, यानी बैकबोन समझते हो, रीढ़ की हड्डी, जो चैप्टर का नाम भी दिया है। इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज़ पर रखते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खकार कर, सुना है सरकार जब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी।
अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी अराउंड दो पैराग्राफ तो नहीं, 2 पेजेस हम कहेंगे, 2 पेजेस हो गए चैप्टर के। क्या समझ में आया इसमें आपको? सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एक ड्रामा टाइप चैप्टर है ये। इसमें कॉन्वर्जेशंस हैं, इसमें उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद और रतन जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रामस्वरूप है ना, उनके घर के बारे में बताया कि वो घर को ठीक ठाक कर रहे हैं अपने नौकर के साथ। और प्रेमा जो है, जैसा हमने पढ़े हैं कि प्रेमा जो है वो रामस्वरूप की मतलब वाइफ है, यानी उमा की माँ है। और वो कहता है अपने बीवी को कि जाओ तुम उमा को लेकर आओ, है ना। और ज़रा, और वो तो मुंह फुलाए बैठी, उसकी मतलब वाइफ कहती है। तो एक शादी का माहौल मतलब तय करने वाला एक माहौल है। तो रामस्वरूप के इधर मेहमान आए हुए हैं। तो जो मेहमान है वो गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर है। अब इनके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है। शंकर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है ना, और वो जॉब मतलब वो मेडिकल स्टूडेंट है, वीकेंड में यहाँ पर आया हुआ है। अब गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप में शादी को लेकर बातचीत होने वाली है। तो यही सब कॉन्वर्जेशन है, सिंपल है। मैंने इसलिए वापस एक रिव्यू दिया ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है बिज़नेस, अगर आप ध्यान दोगे तो बिज़नेस, पहले तो जो रामस्वरूप पे चौक जाते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, बिज़नेस मतलब शादी की बात, और उसमें दिए जाने वाले दहेज की हो रही है। तो दहेज का लेना देना पहले ज़माने में तो बहुत चलता था, अभी भी चलता है, अभी छुप कर चलता है। तो यही चीज़ों को लेकर चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ। देखते हैं हम लोग आगे और क्या चीज़ें हैं। अब गोपाल प्रसाद जो है चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है, आमदनी मतलब इनकम, तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, एक ही टैक्स होना चाहिए। ओके। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या, खूबसूरती पर टैक्स। अब रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। मतलब वो बोलते हैं कि खूबसूरती पे टैक्स लगना चाहिए और देने वाले आराम से दे देंगे। क्यों देंगे आराम से? पता है, क्योंकि उनको पता चल रहा है ना कि हाँ, इसका मतलब माना गया है कि हम खूबसूरत हैं, तो जो खूबसूरत होगा उनको टैक्स देना होगा। रामस्वरूप ज़ोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, यानी अजीब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तश्तरी मतलब जो छोटी जो प्लेट होती है जिसमें चाय रखी हुई थी। गोपाल जो प्रसाद है समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप शंकर को देख के कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। यानी शंकर को रामस्वरूप क्वेश्चन करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। और जायचा यानी जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा आपको, जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा जी। जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, मतलब कुंडली का मिलना। जैसे नॉन मुस्लिम जो भाई बहन, उन लोगों में कुंडली को मिलाते हैं, देखते हैं कि कुंडली कितनी मिल रही है, तो जाके बात तय होती है जी। जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, यानी गॉड के कदमों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझे। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। मतलब इस मैटर को लेकर अब गोपाल प्रसाद थोड़े सीरियस होते हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने के सोच रखने वाले हो गए शायद। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप कहते हैं, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है।
उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं, मतलब वो चश्मे को देखकर। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा ज़रा सबका कर जी। वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना कुछ, मतलब अब यहाँ पे जो फोकस है, जो गोपाल प्रसाद का जो फोकस है वो बार बार एक ही चीज़ पर है, और वो है स्टडी को लेकर। गोपाल प्रसाद का मानना क्या है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पार्ट है इसमें हम लोग ये देखें कि अब चाय पीते हुए हंसी मजाक चल रही है, अब खूबसूरती के बारे में ज़िक्र किया गया, लेकिन गोपाल प्रसाद कहते हैं कि देखो खूबसूरती वो मैटर अलग है, लेकिन शादी में पहला पॉइंट तो लड़की खूबसूरत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो उन्होंने बहुत अजीब रखा, और वो ये था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, बस उसको सिलाई पुराई आ जाए बहुत है। अब इस पे जो राम स्वरूप है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अब वो अपनी बात को मोड़ देते हैं। बेटी उनकी उमा जो है वो पान की तश्तरी लेकर आती है, तो पान देते वक्त उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है, तो उसकी आँखों पे जो सुनहरे रंग का यानी गोल्डन रंग का जो चश्मा वो दिखाई देता है। बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं चश्मे को देखकर। तो राम स्वरूप उस सिचुएशन को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुख रही थी करके हमने चश्मा लगवाया। और गोपाल प्रसाद का फिर वही सवाल आता है कि पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना, मतलब उनका कहना यही है कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए नॉर्मल है चश्मा वगैरह पहनना, लेकिन आज हमारे समाज में कई ऐसे जगह है, कई ऐसे कम्युनिटी है जिसमें लड़कियों का चश्मा भी एक नुक्स माना जाता है। बहरहाल अभी तो वक्त बहुत बदल गया है, लेकिन अभी भी पुराने ख़यालात के लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा देते, बहुत ज़्यादा तुल देते हैं। ओके, ऐसा लगता है कि मतलब वो लड़कियों को देखने नहीं आए हो, या कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई सामान ख़रीदने आए हो शॉप पर, लड़कियों को कहना कि चल के दिखाओ, हंस के दिखाओ, आवाज़ सुनाओ। तो ये सब चीज़ें एक वक्त में बहुत होती थी, आज भी गाँव वगैरह में होती होगी, लेकिन जो भी लोग ऐसा करते वो बहुत गलत है। ओके, ये गलत है, समाज बदल गया है। लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि अगर लोग ये सोचेंगे कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो तो ही हम शादी करवाएंगे, तो फिर वो बहुत गलत हो जाता है। उल्टा हमको लड़कियों को पढ़ाने में बढ़ावा देना चाहिए। आज वाकई में हम लोग देख रहे हैं कि समाज में बहुत अच्छे जो पेरेंट्स हैं, आज भी बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और उनको पढ़ने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। बस लड़कियों का भी ये काम होना चाहिए कि बस वो अच्छे से कंसंट्रेट करें स्टडी पर, और अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो पूरा करें। कहीं पर भी उनके बात को खाली नहीं जाने दें, ऐसा काम ना करें जिससे माँ बाप को बुरा लगे। तो बहुत अच्छा हमारा समाज है जो लड़कियों को एनकरेज कर रहा है स्टडी के लिए, और करना भी चाहिए। ज़रूरी है कि आज तो ऐसा है कि लड़का लड़की दोनों एक समान हैं। तो पहले वक्त में ऐसा बहुत होता था, अभी होता होगा बट शहर में तो कम, बट गांव खेड़े में ज़्यादा होता होगा। उनको भी ये चीज़ों की समझ होनी चाहिए, है ना। एनकरेज करना चाहिए बेटियों को पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राम स्वरूप कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना, मैंने बताया ना क्यों। हाँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, यानी सेटिस्फाई हो गए, पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं था। बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती, मतलब वहाँ पे हारमोनियम वगैरह रखते हैं। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, जैसा मैंने अभी बताया ना, चलने के ऊपर ध्यान, तब ये सब तकियानुसी बातें। पुराने ज़माने के लोग वो कहते हैं कि चलने में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, चेहरा भी अट्रैक्टिव है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है।
उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। मतलब वो गाते गाते जब शंकर को देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखते तो सडनली गाना गाते हुए रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल दास उमा से पूछते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वो उस दीवार पर भी। मतलब अब जैसे कि समझो एक इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है लड़की का, तो वो रामस्वरूप क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उमा जो आंसर नहीं देती, सब आंसर जो है वो रामस्वरूप उसके फादर ही देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये तो अच्छा है, और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। और वह हंसते हैं। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप, फिर वो चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं और उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सबसपाते हैं। रामस्वरूप चिढ़कर, सबसपाकर मतलब चिढ़कर कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं? जवाब दो ना। हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब देखो, उमा का एक ही जवाब था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो कहती, मैं क्यों जवाब दूँ? जब दुकान में कुर्सी मेज़ बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज़ से नहीं पूछता है ना, तब दुकानदार, अब वो दुकानदार जो ख़रीदार है, वो दुकानदार उसको सब चीज़ें दिखाता है, और सवाल जवाब जो होता है वो दुकानदार से ख़रीदार पूछे और दुकानदार ही जवाब देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ देता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा चिल्लाते हैं, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, चिढ़कर, गुस्से में, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर कह रहे हैं। मतलब इतनी देर से जो आप कह रहे हैं उसमें हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करता कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज़्ज़त, अपने मान का ख्याल है तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब अब जो चीज़ें यानी जो फोर्स पड़ रहा था गोपाल प्रसाद का रामस्वरूप पर, ये सोच कर कि हम लड़के वाले हैं, लेकिन उमा काफ़ी देर से सब चीज़ें सुन रही थी, उसको रहा नहीं गया और उसने आके हर बात बोल दी। उसने बताया कि पढ़ा लिखा होना लड़की का कोई पाप नहीं है, और जो अपने बेटे को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनकी हरकतें भी इनको मालूम होनी चाहिए। तो रामस्वरूप फिर उसे चुप बिठाते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये भी पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो आई होप ये चैप्टर में आपको समझ में आया होगा कि क्या मैसेज है।
एक्चुअली चैप्टर का ये मैसेज था कि उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो ये एहसास दिलाना चाहती थी कि पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है, और जो लोग ये सोचते हैं कि बेटे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ये गलत है। लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़, बहुत आगे होती हैं। तो जो सिर्फ ऐसा समाज है कि जो लड़कों को सपोर्ट करता है, ना कि लड़कियों को, तो ये समाज का जो रवैया है वो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो ये जो चैप्टर है, इसमें जगदीश चंद्र माथुर ने स्टोरी के ज़रिए हमको यही समझाया कि हमें जितना हम लड़कों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे कई ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस बेटियों को देना है, उनकी पढ़ाई के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये चैप्टर को इसलिए यहाँ पर एंड कर दिया गया, बताया गया कि उनको रियलिटी पता चल गई गोपाल प्रसाद को और शंकर को। और बैकबोन जो वर्ड है वो इसलिए, रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लड़का था वो इतना पढ़ा लिखा होकर भी वो पुरानी बातों को सपोर्ट कर रहा था। उसका तो ये होना चाहिए था कि वो बोले कि नहीं, पढ़ा लिखा होना लड़कियों का बहुत ज़रूरी है। तो बस ये जो उमा है उसने एक आईना दिखाया है किसे, उस बाप और बेटे को। और ये स्टोरी के ज़रिए राइटर ने हमें समझाया है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनका हमें उतना ही मान सम्मान करना जितना हम बेटों का करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं कि जो लेखनीय है, आपके घर की किसी परंपरा के बारे में घर के बुज़ुर्ग से जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आपके घर में कोई परंपरा चलती है तो आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आप जानकारी हासिल कीजिए कि ये परंपरा कब से चल रही है, क्यों इसे हम फॉलो करते हैं, वो परंपरा उचित है या अनुचित, सही या गलत, इस पर अपना मत बताइए और इस पर अपनी बात रखिए कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं चलता कि बेटियों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बेटों को दे रहे हैं, या कोई और परंपरा है। तो ये परंपरा बुज़ुर्गों से पूछिए क्यों है, कब से शुरू हुई है। फिर आप अपने ख्याल रखिए कि ये सही या गलत है, ये सही है या गलत परंपरा है। उसके अलावा जो संभाषणीय है कॉन्वर्जेशन में कि दहेज पर एक अभिशाप, दहेज एक अभिशाप, दहेज एक अभिशाप के ऊपर आप चर्चा कीजिए। इसके ऊपर आपको एक ऐसे भी लिखने आ सकता है, दहेज एक अभिशाप। दहेज मतलब जो दहेज लेते हैं हम, डावरी जिसको कहते हैं, वो अभिशाप है हमारे समाज के लिए। तो उसके ऊपर आप बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना, निबंध में। उसके बाद श्रवणीय, सुनने में, विवाह में गाए जाने वाले पारंपरिक मंगल गीत सुनिए। संगीत में गाने वाले गीत, विवाह में गाए जाने वाले गीत अभी तो बहुत कम ट्रेंड है। अभी तो बस ये हो गया कि बस शादी हो रही तो घर में डीजे लगा दो, डीजे लगा के नाचो बस। लेकिन आज भी हमारे समाज में विलेजर्स जो होते हैं, गांव खेड़े में शादी के गीत गाए जाते हैं। आप कभी आपके गांव वगैरह में विज़िट किए होंगे, टिपिकल विलेज में, वहाँ पे भी शादी होती तो आज भी वो पुराने तरीके को अपनाते हैं। तो उसे पारंपरिक मंगल गीत कहा जाता है। पठनीय के क्या है, पढ़ने में, पाठ में आए अंग्रेज़ी शब्द पढ़िए, कौन कौन से इंग्लिश वर्ड आए हैं, शब्दकोश की सहायता से हिंदी में अनुवाद और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। जैसा हॉस्टल है या फिर बैकबोन है, और भी जो वर्ड आए हैं उसको ढूंढकर हमें देखना है। चलिए इसका स्वाध्याय देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, संजार पूर्ण कीजिए। मिडल में लिखा रिश्ते, राम स्वरूप उमा, राम स्वरूप और उमा, राम स्वरूप और उमा के ऊपर जो बॉक्स है उसमें लिखना है पति पत्नी, दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। उसके बाद एक मिनट, सॉरी, राम स्वरूप और उमा, राम स्वरूप और उमा जो है वो पिता पुत्री है, बाप और बेटी। सॉरी मैं मिस्टेक से बोला, इस तरफ आएगा। तो पहले राम स्वरूप उमा के ऊपर जो बॉक्सेस में लिखना है पिता पुत्री। अच्छा, अब ऊपर सेकेंड साइड में जो पति पत्नी दिया हुआ, नीचे लिखना है राम स्वरूप और प्रेमा। तो राम स्वरूप और प्रेमा हस्बैंड एंड वाइफ। फिर नीचे नौकर मालिक, नौकर कौन, रतन, मालिक कौन, राम स्वरूप, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में शंकर गोपाल प्रसाद, तो शंकर गोपाल प्रसाद पिता पुत्र है, दोनों बाप और बेटे हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना, राम स्वरूप उमा पिता पुत्री, पति पत्नी कौन, राम स्वरूप और प्रेमा, नौकर मालिक रतन और राम स्वरूप,
शंकर गोपाल प्रसाद पिता और पुत्र। कृति पूर्ण कीजिए में व्यावसायिक शिक्षा के नाम। इसमें दो व्यावसायिक शिक्षा यानी हम कह सकते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के दो नाम आए, एक वकील और दूसरा मेडिकल। दोनों प्रोफेशनल है ना, वकील और मेडिकल, ये प्रोफेशनल कोर्सेस है, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेस। उसके बाद में सेकेंड आए शास्त्रीय संगीत में दो वाद्यों के नाम। इसमें शास्त्रीय संगीत जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के दो नाम आए ना, एक हारमोनियम और दूसरा सितार। तो हारमोनियम और सितार दोनों क्या हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब गोपाल प्रसाद की दृष्टि में यानी उनकी नज़र में बहू ऐसी हो, मतलब उनके हिसाब से उनकी नज़र में बहू ऐसी होनी चाहिए। तो कैसी, पहला मैं देखो ऐसे जनरली बता रहा हूँ, आप डाइजेस्ट में से आंसर भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में से भी ढूंढ सकते हो। खूबसूरत हो, है ना, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सिलाई पुराई जानती हो, और एक हम लिख सकते हैं चश्मा ना पहनती हो। ओके, ये 4 ऑप्शन इसमें हम लिख सकते हैं। अब कारण लिखिए, अब रीज़न देना है। बाप बेटे चौक उठे, तो बाप और बेटे चौक गए थे, याद होगा ना क्यों? क्योंकि उन्होंने उमा के चेहरे पर चश्मा देखा था, है ना। तो आप ये लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक की वो लाइन भी आप सेम लिख सकते हो। फिर उमा को चश्मा लगा, उमा को चश्मा क्यों लगा? क्योंकि कुछ महीने पहले उसकी आँखों में दर्द हो रहा था। उसके बाद में राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छा गाती है और हारमोनियम बजा लेती है। उमा को गुस्सा आया, उमा को गुस्सा क्यों आया? तो रीज़न यही होगा ना कि हम लोग लिख सकते कि जो कॉन्वर्जेशन जो हो रहा था ना, तो वो उस कॉन्वर्जेशन से वो थोड़ा सा मतलब चिड़ी हुई थी उमा, क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन जो था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, उमा को गुस्सा आया, हाँ, क्योंकि मतलब वो बार बार गोपाल प्रसाद जो है ना, उसके हर चीज़ों पर, मतलब गाने पर, पेंटिंग पर, चश्मे पर क्वेश्चन कर रहे थे, करके उसको गुस्सा आ गया। ओके, अब सूचना अनुसार अब ये कृदंत बनाइए, है ना, और फिर उसके बाद जो है शब्द युग्म, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब ग्रामर बेस्ड है ना, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो जब हम लोग ग्रामर जब पूरा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो कृदंत मतलब मैं ऐसा बता देता हूँ आपको, जैसा कि पहला है पढ़ना, तो पढ़ना का पढ़ाकू बनता है समझना, समझदार, सीना का सीने वाला, चाहना का चाहत। कृदंत और जो ये क्वेश्चंस है शब्द युग्म, है ना, हम लोग इसको बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल अभी जितना हम लोग ने कृति वगैरह सॉल्व की है, उस कृति के ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए। ओके, और बाद में जैसे पोर्शन हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा ग्रामर के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है और इजीली समझा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स। और जैसा मैंने आप लोगों को जो कुछ कट हुए चैप्टर, उसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल दे चुका हूँ। तो इससे पहले वाली जो पोएम थी, उसको 1 से 2 बार वापस सुन लेना, चैप्टर भी आसानी था ये। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी पोर्शन हमारा अभी तक हिंदी में हुआ है, देखो ऑलमोस्ट 1 यूनिट ख़त्म होने आ रहा है, 1 विभाग हिंदी का। हम लोगों ने भारत महिमा पढ़े, फिर वार हमदर्द, फिर मन पूरक पठन हमने पढ़ा, गिरिधर नागर हमने कंप्लीट किया। आज हमने कंप्लीट किया रीढ़ की हड्डी चैप्टर। अभी सिर्फ ये विभाग में पहली इकाई में 8वीं गज़ल और 10th जो रैपिड रीडिंग का चैप्टर है ठेस, बस ये 2 बचेगा। इसके बाद आपकी पहली इकाई पूरी हो जाएगी। और पहली इकाई पोर्शन होता है फर्स्ट सेमेस्टर का,
तो इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट, तो फिर कोई मतलब नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, हर बार लेक्चर में हम लोग कहते हैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, हिंदी को इजी नहीं समझना, हिंदी भी बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है एग्ज़ाम में। जितना आप मराठी आसानी से कर लोगे ना, उतना आप हिंदी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिंदी के अंदर बहुत हार्ड वर्ड्स होते हैं और शुद्ध हिंदी का हमें इस्तेमाल करना होता है। और मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदी में जो राइटिंग स्किल्स है उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो। कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल निबंध लेखन है, निबंध पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। रोज़ भी अगर आप एक निबंध या एक स्टोरी की अगर प्रैक्टिस करते हो, जैसा कि इसके अंदर देखो एक टॉपिक था, है ना, तो कॉन्वर्सेशन के लिए है दहेज एक अभिशाप। तो थोड़ा वक्त निकाल कर इसके ऊपर 3-4 पैराग्राफ लिख दो। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग और आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है ना, वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो छोटे छोटे टॉपिक पे लिखने की आदत रखो। जैसा कि अब दहेज एक अभिशाप में, आप दहेज हमारे समाज के लिए क्यों एक अभिशाप है, क्यों एक कर्स्ड है ना, तो ये हमें बताना है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी आइडियाज़ आप इसमें लिख सकते हो। आपने कभी कुछ सुना होगा या कहीं पे कुछ ऐसा देखा होगा इंसिडेंट दहेज को लेकर, और फिर पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दो, एक दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दो, और लास्ट पैराग्राफ में अपना कंक्लूजन दो कि आपका क्या मानना है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो ये ऐसे बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा राइटिंग के ऊपर फोकस कीजिए। कोई भी टॉपिक के आप लिखो ना, कोई भी टॉपिक, एक जनरल सा एक टॉपिक ले लेने का और वो टॉपिक के ऊपर 3-4 पैराग्राफ लिख लेने। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपकी थोड़ी सी हिंदी इम्प्रूव हो, आपको लिखने की आदत हो। अभी बहुत जल्द अपने टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाले हैं, आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो अब टेस्ट सीरीज़ जब स्टार्ट हो गया आपके, जब आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, देखिए अब गवर्नमेंट कब डिसाइड करती है स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन करने के लिए। तो स्टूडेंट, जब आप लोग की स्कूल शुरू हो जाएगी ना, तो उस वक्त फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा पढ़ाई का। अभी तक तो कैसा था कि आप आराम से घर में बैठकर हर चीज़ें पढ़ रहे हैं, और इतना सारा हमारा पोर्शन हो गया है, मैंने इतना सारा आपको मराठी और हिंदी करा दिया हूँ कि आप जब डायरेक्टली स्कूल जाओगे ना, और जब आपके सामने सडनली जब चीज़ें आ जाएगी ना याद करने के लिए, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्कूल शुरू हो गई, और स्कूल शुरू होने के बाद में सडनली आपको बोल दिया जाए कि अभी आपका फर्स्ट सेमिस्टर होगा, और फर्स्ट सेमिस्टर में मराठी में 2 यूनिट आएंगे, हिंदी का पूरा एक इकाई आएगी। मैं फ़िलहाल हिंदी और मराठी की बात कर रहा हूँ। तो सोचो, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, उनको कुछ भी भारी नहीं पड़ेगा। मतलब वो इतना प्रिपेयर कर चुके होंगे अपने आप को कि वो बोलेंगे कि अगर कल भी कोई टेस्ट लेना है तो हम लोग कल भी रेडी है टेस्ट देने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर रखो। अभी भी थोड़ा बहुत वक्त है आपके पास। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ से सब स्कूल्स वगैरह ओपन होने के चांसेस दिख रहे हैं, कंफर्म नहीं है, सिर्फ चांसेस दिख रहे हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार रखो कि कभी भी टेस्ट के लिए कहा जाए तो आप तैयार होने चाहिए। तो ऐसा अपने आप को प्रिपेयर रखो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मैंने जो कुछ भी आपको बोला हूँ उसको फॉलो करो, इस पे ध्यान दो, हिंदी मराठी के पैसेजेस की प्रैक्टिस करो। अच्छा मौका है इस साल और अच्छा परसेंटेज लाने का, आपका बहुत वक्त मिला है आपको घर में, है ना। अगस्त चल रहा है, नॉर्मली अगस्त सितंबर अक्टूबर तक पोर्शन ख़त्म होकर टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाती थी। वक्त है आपके पास, रिवाइज़ करो, पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा।
ओके, लिख के प्रैक्टिस करो। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक टेक केयर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।